बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की से पहले आप 43 किस्तें सुन चुके हैं। अब 44वीं किस्त मुलाहिजा फरमाए। बकवास बंद करो काबुल खान और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारा मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहता। पलवशा की मौत की झूठी खबर उसी ने तो हम तक पहुंचाई थी। हमें हकीकत से बेखबर रखने वाला वही तो था। मेरी बात तो सुन लो। उसने मुझे मनाने की कोशिश की। नहीं सुनना तुम्हारी कोई घटिया बात। ये कहते ही मैंने घुटनों के बल पलवशा के साथ बैठते हुए पिस्तौल जेब में डाला और उसके बाजू से थाम लिया। उसका जिस्म होले होले लर्ज रहा था। मेरी तरफ देखो। न जाने उस वक्त मेरी आवाज किन कैफियत का मजमुआ बन गई थी। गुस्सा, दर्द, परेशानी, पशिमानी, अजियत, हैरानी, पता नहीं और भी कौन कौन से एहसासात मेरे लहजे में शामिल थे। मैं आपको नहीं जानती। कोयल सी आवाज में वो मनमना कर रह गई। सही कहा। मैं बढ़ाई हुई आवाज में बोला, अगर जानती होती तो यकीनन यूं ना करती। मैं उसने कुछ कहने की कोशिश की। मैंने दहाड़ते हुए कता कलामी करके कहा, खामोश, तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता, चलो मेरे साथ। वो झुरझुरी लेते हुए कांपी और उसके साथ ही उसने दाएं बाएं पड़ी 2 बैसाखियां पकड़ ली। मेरा दिल धक से रह गया था। क्या वो माजूर हो गई थी? यकीनन यही बात थी, वरना उसे छुपने की जरूरत ही क्यों पेश आती। उससे पहले कि वो बैसाखियों के सहारे उठने की कोशिश करती, मैंने दोनों बैसाखियां उसके हाथ से छीन कर दूर फेंक दी। अगले इला में वो मेरे मजबूत बाजुओं में थी। वो पहले भी मुझे फूल की तरह लगा करती थी। उस वक्त तो उसके जिस्म पर गोश्त का नामो निशान भी नहीं था। निरा हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। उसके जिस्म से उठती हुई नागवार बू भी मुझे मुश्के अंबर से ज्यादा भीनी भीनी लग रही थी। उसकी हड्डियों की सख्ती रेशम व कमखाब से भी मुलायम महसूस हो रही थी। रुमाना जैसी पुरकशिश लड़की की बेतहाशा मोहब्बत में मेरे दिल से उसकी चाहत दूर नहीं कर सकी थी। वो आज भी पहले दिन की तरह मेरे दिल के सिंहासन पर विराजमान थी। बल्कि हकीकत तो ये है कि पहले से कुछ ज्यादा ही महबूब हो गई थी। उसे सीने से लिपटाए मैंने पंडाल के अकबी रस्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। काबुल खान वहीं खड़ा पिशिमा नजरों से मुझे घूरता रहा। बाकी लोगों को उसने आराम से बैठने का मशवरा दे दिया था। मैं पंडाल से बाहर निकला। मेरा रुख बैठक की जानिब था। अपने नहीफ बाजू मेरे गले में डालकर वो मेरे कंधे पर सर टेके आंसू बहा रही थी। मैं खामोशी से चलता रहा। साउंड सिस्टम पर खुशहाल खान की आवाज उभरी। वो लोगों को आराम से बैठने का मशवरा देकर महफिल जारी रखने का पैगाम सुना रहा था। मैं बस पलवशा को वजूद को महसूस करता हुआ बैठक की तरफ बढ़ता रहा। वह बैठक में चंद और मेहमानों का भी बसेरा था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही मैंने बैरूनी दरवाजा कुंडी कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई हमारी तन्हाई में मुखल हो। उन मेहमानों को काबिल खान और खुशहाल खान खुद ही संभाल लेते। कमरे में दाखिल होते ही मैंने बड़े आराम से पलवशा को एक चारपाई पर लिटा दिया। उसका जिस्म अब तक होले होले लर्ज रहा था। मेरी छाती उसके आंसू से गीली हो गई थी। चाहे वो खुशी के आंसू थे या अपनी माजूरी पर दुख के इजहार के लिए बाहे गए थे। उसके सर की जानिब बैठते हुए मैंने उसका सर अपने जानों पर मुंतकिल किया और सदियों की प्यासी निगाहों को उसकी दीद से सैराब करने लगा। उसकी आंखें बंद थी और वो बेआवाज आंसू बहा रही थी। मैंने उसे मुखातब करने की कोशिश नहीं की, बस उसे महसूस करता रहा। मैं उस वक्त की कैफियत को बयान करने से यकीनन कासिर हूँ। उस वक्त खुश था, उससे सख्त खफा था, परेशान था, उसकी माजूरी को देखकर दुखी था, या शायद मेरे दिमाग में उन सब से हटकर कुछ चल रहा था। बहुत सी देर गुजर गई, फिर उसकी कराहती हुई आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती महसूस हुई। राजू, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर थी। कभी नहीं, जिंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि माफ़ी तलब भी कर सको। पता नहीं मेरे लहजे से गुस्सा झलक रहा था या सख्त नाराज़गी। वो कराही, राजू, अब मैं आपके किसी काम नहीं आ सकती थी। निरा बोझ ही तो थी। ऐसा बोझ बहुत जल्द थका दिया करता है। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें जिस्मानी तस्कीन के लिए नहीं अपनाया था। ना शोहर बीवी का रिश्ता फ़कत जिस्मानी ताल्लुकात तक महदूद होता है। क्या मेरे साथ हादसा पेश आ जाता तो मैं तुम्हारे लिए बोझ की हैसियत इख्तियार कर लेता? क्या तुम्हारा बोझ काबुल खान को न थकाता? या वो मुझसे तुम्हें ज्यादा चाहता है? इतना बेगाना पद, इतनी बेहिसी। जानती हूँ मुझ पर क्या बीती, किस तरह मैं अपनी मौत का ख्वाहा रहा। अम्मी जान और अदील की क्या हालत है। सारी जिंदगी तुमने उनका ख्याल रखा, तो क्या अब भी वो तुम्हारा ख्याल न रखते? चलो, मैं तो बेहिस, बेगैरत और बेवफा ठहरा। मुझ पर तुम्हें एतबार नहीं था, अपनी माँ पर भी एतबार न किया। इस मरतबा कोई जवाब दिए बगैर वो आंसू बहाने लगी। मुझसे उसके आंसू बर्दाश्त न हुए। अगले इलम में मैं उसकी पलकों पर झुक गया था। तुम अपने राजू के पास हो गुड़िया, रोना किस बात का? देखो, उस शबे तारीख की सहर हो गई है। मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। पगली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ।
तुम्हारा बोझ है ही कितना कि मुझे उठाने में तकलीफ होगी। फूल का वजन तो नहीं होता, खुशबू कब किसी पर गना गुजरती है। मौसम बहार से भी भला आदमी तंग पड़ सकता है। आंखें भी कभी सुरमे के बोझ से तकी हैं। खुशियों ने कभी किसी की जिंदगी अजीरन की है। शबे वसल की तवालत भी किसी को महसूस हो सकती है। बताओ मेरी जान, बताओ, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत में शुबा था या मेरे खलूस में कोई कमी नजर आई थी? कोई जवाब दिए बगैर उसने अपनी बाहें मेरे गले में हमायल कर दी और झिझकते हुए अपने लरजते लब मेरी पेशानी पर टिक दिए। उन लबों की हलावत मेरी रूह तक में सराहियत कर गई थी। कोई बात किए बगैर वो अपने जज्बात का इजहार करती रही। न जाने किस वक्त गाने बजाने की महफिल इख्तिताम पजीर हुई। फिर दरवाजे पर दस्तक होने लगी और होती ही रही, मगर मैं वहीं बैठा रहा। दस्तक देने वाले थक कर लौट गए थे। सुबह तक उसका सर अपने जानों पर रखकर मैं बैठा रहा और अजान की आवाज़ सुनकर गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। नमाज के बाद एक बार फिर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और काबुल खान था। काबुल खान, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। दरवाजे पर खड़े खड़े उसने लजाजत से कहा, ज़ीशान भाई, मेरी सिर्फ एक बार बात तो सुन ले। उसे कोई जवाब दिए बगैर मैं खामोशी से ज़मीन की तरफ देखने लगा। मेरी खामोशी से शय पाकर वो गोया हुआ। ये इसका फैसला था। इसने मुझसे कसम ली थी कि अगर मैंने इसके बारे किसी से बात की तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैंने इसे अपनी बहन कहा था और छोटी बहन की बात को मैं कैसे रद्द करता। अलबत्ता आप तक तो मैंने बात पहुंचा दी है ना, अल्फाज में न सही मगर जो तरीका भी अपनाया है आप तक इसकी खबर पहुंच गई है ना। अब भी नाराज़ होगे तो ज्यादती का इर्तिकाब करोगे। जनाना कपड़ों का एक साफ जोड़ा ले आओ, नाश्ता हम थोड़ी देर बाद करेंगे। इस मरतबा मैंने नॉर्मल लहजे में कहा। उसकी बात गलत नहीं थी, सारा कसूर पलवैशा ही का था। वो तो बस उसका साथ देने पर मजबूर हुआ था। मेरा नॉर्मल लहजा सुनते ही वो खुशी से बोला, शुक्रिया ज़ीशान भाई, मैं बस अभी कपड़े लाता हूँ। मैं उसके इंतजार में वहीं दरवाजे पर ठहर गया। उसके घर की दीवार बैठक से मिली हुई थी। 2-3 मिनट बाद वो कपड़ों का एक नया जोड़ा लेकर आ गया। उसके हाथ से कपड़े लेकर मैंने दरवाज़ा कुंडी किया और कमरे की तरफ बढ़ गया। वो खामोश लेटी छत को घूर रही थी। मैंने उसे बाजू में भरकर चारपाई से उठा लिया। उसने कोई सवाल नहीं किया था कि मैं उसे कहाँ ले जा रहा हूँ। वो पहले वाली पलवैशा लग ही नहीं रही थी। गुसल खाने में जाकर मैंने उसे अपने हाथों से नहलाया। गर्म पानी का ड्रम रखा हुआ था। मैंने साबुन की पूरी टिकिया ही उसके जिस्म पर रगड़ रगड़ कर ख़त्म कर दी थी। वो महजूब और शर्माई शर्माई सी खामोशी से मफऊल बनी रही। नहला कर मैं उसे बड़े तौलिए में लपेट कर कमरे में ले आया। नए कपड़े पहना कर मैंने उसे 2-3 तकियों से टेक लगाकर बिठाया और उसके बालों में खूब तेल चपड़ कर कंघी करने लगा। उसके चेहरे पर मुझे बेपाया सुकून फैला नजर आ रहा था। कंघी करते हुए मैं होले होले गुनगुनाने लगा, लिट उलझी सुलझा रहे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। वो बेसाख्ता मुतबस्सम होकर मुझे देखने लगी। हंस क्यों रही हो? उसकी नाक की फनक को मैंने होले से मरोड़ा। ये लिट तो जल्द ही कटने वाली है, तुम हाथ लगा कर तो देखो। कंघी करके मैंने कोशिश की कि उसके बालों का जूड़ा बांध सकूं, मगर मुझे तरीका नहीं आता था। वो खिलखिला दी थी। उसकी हंसी देखकर मुझे लगा जैसे हर जानिब बहार ने डेरे डाल लिए हूँ। इसलिए तो कहती हूँ कि ना बाल होंगे और ना आपको इतनी तगदो करना पड़ेगी। मैं इत्मीनान से बोला, तुम्हारी जुल्फें संवारने के लिए कोई मुलाजमा रख लूंगा, एक बात मानेंगे? वो एकदम संजीदा हो गई थी। मैं शरारती लहजे में बोला, इस काबिल तो नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात मानी जाए, लेकिन सुनने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी आंखों में देखते हुए उसने उम्मीद भरे लहजे में कहा, आप दूसरी शादी कर लेना। ठीक है, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया था। मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने एकदम धमाका किया, मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्या? उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। कब? किससे? उसी से जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसके लिए दोबारा कश्मीर की सरहद दूर कर ली। वो एक लम्हे में रुमाना तक पहुंच गई थी। मुझे उसके लहजे में दुख की झलक नजर आई थी। नहीं, मैंने नफी में सिर हिलाया। मुझे लगता है मुझे ज़बरदस्ती ही वहाँ भेजा गया था और उसका मेरी ज़िंदगी में आना कुदरत ने तय कर दिया था। इस मरतबा वो खामोश रही थी। 2-3 लम्हे उसके बोलने का इंतज़ार करने के बाद मैं अपने आखिरी मिशन की तफसीलात उसके सामने बयान करने लगा। वो खामोशी से सुनती रही। आखिर में मैं कह रहा था, पर वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उस तक ज़बरदस्ती भेजा गया था? तुम्हारी मौत का ड्रामा, जेनिफर के बार बार शादी की ऑफर करने पर भी मेरा इनकार कर देना, यूं इंडिया की जानब मेरा फिसल कर गिरना और फिर बगैर किसी इरादे के वहाँ पहुँचना, और अब देखो जैसे ही उससे शादी हुई तुम भी मुझे वापस मिल गई हो। क्या ये तमाम बातें जाहिर नहीं करती कि उस शादी में मेरी मर्जी से ज्यादा कुदरत की मंशा शामिल थी? राजू सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं मेरी जान? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने बेख्तियार होकर मेरा हाथ थाम लिया था। दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं उसके हाथ को लबों से लगाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। काबुल खान नाश्ता लिए खड़ा था। मैंने एक तरफ होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वह खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गया। नाश्ते के बर्तन मेज पर रखकर उसने पलवाशा के सर पर हाथ रखा, जो काबुल खान को देखते ही सर पर दुपट्टा ठीक करने लग गई थी।
मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। काबुल खान शफकत भरे लहजे में बोला था। वो फीकी मुस्कुराहट से बोली, भैया आपने मेरे साथ बहुत गहरी चाल चली है। नहीं, कोई चाल भी नहीं चली। काबुल खान साफ मुकर गया था। तुमने खुद कहा था कि जीशान का जिक्र तुम्हारे सामने ना करूं और ना तुम्हारे बारे जीशान को कुछ बताऊं। पूछ लो क्या इसे तुम्हारे बारे इत्तला दी है? मुझ पर बार बार जोर क्यों दे रहे थे कि इन गुलकारों की मौजूदगी में मैं गाना सुनाऊं? यहाँ तक कि सकीना को भी आपने मुझ पर धोस जमाने का कहा। सकीना काबुल खान की बेटी का नाम था, जो करीबन पलवैशा की हम उम्र ही थी। काबुल खान ने सफाई देते हुए कहा, वो तो तुम्हारी जुबान से ये गीत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा दूसरे लोग भी सुन लें कि मेरी बहन कितना अच्छा गाती है। अब मुझे क्या मालूम था कि जीशान भाई आपकी आवाज को पहचान लेंगे। अच्छा मजाक है। पलवैशा ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज की खफगी का इजहार नहीं हो रहा था। तुम पागल हो, यकीन करो अगर मैं ऐसा न करता तो शायद तुम चंद माह ही मजीद गुजार पाती। उसके बाद सचमुच सपोगमाए के पहलू में कब्र खोदना पड़ जाती। ये कहते ही उसने एक बार फिर उसके सर पर हाथ रखा और ये कहते हुए बाहर निकल गया कि जीशान भाई खाने पीने की तरफ ये बिल्कुल ही तवज्जो नहीं देती है। फिक्र न करो दोस्त, इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए मैंने बर्तन उठाकर चारपाई पर रखे और खुद उसके साथ लगकर बैठ गया। वो खामोशी से मेरे साथ नाश्ता करने लगी। अम्मी जान कैसी हैं? वो नाश्ते के बाद पूछने लगी। बड़े अफसोस की बात है कि अब वो तुम्हारी अम्मी जान नहीं रही। क्या हुआ? मेरी बात का उसने कोई दूसरा मतलब लिया था। मैं इत्मीनान से बोला, मतलब ये कि अब वो मेरी अम्मी बन गई है। उसने मुंह बनाया, तो सास माँ की जगह ही होती है ना? नहीं जी, सच वाली अम्मी जान बन गई हैं। उन्होंने अबू जान से शादी कर ली है। मैंने धमाका किया, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी हैरानी में कई गुना इजाफा हो गया था। बिल्कुल हो सकता है। मौलवी साहब से मशवरे के बाद ही ये बबरकत काम सरअंजाम पाया है। पलवाशा के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए। कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है राजू, मैंने हमाकत का इत्काब करते हुए कहा। अगर तुम होती तो जरूर उस शादी में रक्स करती, है ना? उसके होठों से तेज सिसकी बरामद हुई और उसने सर झुका लिया। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं तड़प कर आगे बढ़ा। अगले हिले में वो मेरी आगोश में थी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, भरोसा रखो मेरी जान, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम एक बार फिर अपने पांव पर खड़े होकर वैसी ही फंस जाओगी। ये मुमकिन नहीं है राजू। डॉक्टरों की तरफ से साफ जवाब सुनकर ही मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था। जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब मुझे सारी जिंदगी व्हीलचेयर बैसाखियों के सहारे जिंदगी गुजारना पड़ेगी, तभी मैंने काबुल भाई को कहा कि मेरी मौत की खबर आप तक पहुंचा दे। पेशावर के डॉक्टरों की बात हरफ आखिर नहीं हो सकती चंदा। तिब की दुनिया में आए रोज कई मोजज़ात रूनमा होते हैं। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है कि मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं उसे आगोश में भरकर तसल्लियां देता रहा। फिर उसका जहन हटाने के लिए मैं उसकी कहानी सुनने लगा। उसने भी कमोपेश वही बातें बताई जो उससे पहले मुझे सरदार बता चुका था। बस इतना इजाफा हो गया था कि जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसके बाकी जख्मों का तो इलाज कर दिया था, लेकिन रीढ़ की हड्डी पर लगने वाली चोट के बारे वो तशवीश में मुब्तला थे। और जब तमाम टेस्ट वगैरह कर लिए तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया था कि पलवैशा का ठीक होना मुमकिन नहीं था। वो ऑपरेशन करके उसकी टांगों में होने वाली हल्की सी हरकत को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि दवाइयों के इस्तेमाल से उसकी कमर की तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, मगर वो चल नहीं सकेगी। उसकी कमर से नीचे का हिस्सा बेकार हो गया था। टांगों में बस ज़रा सा एहसास बेदार था कि जिसकी वजह से वो बमुश्किल ज़मीन पर टांगें लगाकर दो बैसाखियों की मदद से थोड़ी बहुत हरकत कर लेती थी। काबुल खान ने उसकी फितरती ज़रूरियात की बजाय आवरी में मदद देने के लिए एक औरत मुलाजमा रख छोड़ी थी। उसका इरादा यही था कि कभी मेरे सामने नहीं जाएगी और अदील के बड़ा होने का इंतज़ार करेगी। यूं ही वो किसी काबिल हुआ उसे वज़ीरिस्तान में बुलाकर उसके पास मुंतकिल हो जाएगी। वो मुश्किल अपनी कहानी सुनाकर फारिग हुई थी कि खुशहाल खान वहाँ पहुँच गया। उसने भी काबुल खान से मिलती जुलती बात करके मुआज़रत तलब की थी। मज़ीद किसी गिले शिकवे की बजाय मैंने अपना मुतमा नज़र बयान किया। अच्छा, मुझे घर तक जाने के लिए कोई कार वगैरह किराए पर मिल जाएगी? खुशहाल खान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। टानक तक काबुल खान आपको अपनी कार में छोड़ाएगा। आगे जाने के लिए वहाँ से किराया की कार का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ियों के कागजात वगैरह नहीं होते। मैं अभी जाना चाहूँगा। मुझसे मजीद इंतजार नहीं हो पा रहा था। खुशहाल खान सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद हम काबुल खान की कार में वाना का रुक कर रहे थे। वाना तक हमें शाम हो गई थी। वहां से टानक तक पहुंचते हुए रात के 12 बज चुके थे। मैं अकबी निशिस्त पर पलवैशा का सर अपनी गोद में लिए बैठा था। उसे आराम पहुंचाने की गर्ज से उसकी कमर के नीचे मैंने नर्म मुलायम कोरियन कंबल बिछा दिया था। टानक से तलाकंग के लिए मैंने खसूसी कार किराए पर ली और काबुल खान को अलविदा कहकर हम चल पड़े। दोपहर 10 बजे के करीब हम घर के सामने उतर रहे थे। ड्राइवर को किराया अदा करके मैंने कंबल में लपेट कर उसके हल्के पुल्के वजूद को उठाया और घर में दाखिल हो गया। दिसंबर की आमद हो चुकी थी। अब्बू जान सहन में चारपाई डालकर
धूप सेक रहे थे। अम्मी जान और पुप्पो दूसरी चारपाई पर बैठी थी। अम्मी जान अब अच्छी खासी पंजाबी बोल लेती थी। रूमा बगैर छत के खुले बावर्ची खाने में घुसी चाय वगैरह बना रही थी। मुझे अंदर दाखिल होता देखकर तमाम मेरी जानब मुतवज्जा हो गए थे। उन्होंने मेरे बाजू में मौजूद पलवैशा के वजूद को हैरानी से देखा था। पलवैशा ने मेरी छाती में सर छुपाया हुआ था। करीम पहुंचते ही मैंने कहा, अम्मी जान जगह दें। फूफो जान और अम्मी जान ने फौरन ही चारपाई खाली कर दी थी। मैंने झुककर आहिस्तगी से पलवैशा को चारपाई पर लिटाया। उसका चेहरा नजर आते ही अम्मी जान के मुंह से जोरदार चीख निकली। मेरी पलवैशे वो बेसाख्ता उससे लिपट गई थी। रुमाना भी हैरान होकर बावर्ची खाने से निकल आई थी। वो जज्बाती मलाप काफी देर जारी रहा। पलवैशा को देखकर भी मुझे रूमा के चेहरे पर परेशानी के बजाय खुशी ही नजर आई थी। बिला शक व शुबा वो नहायत ही मुखलस लड़की थी। उसी असना में अदील भी आधी छुट्टी पर घर पहुंच गया था। अपनी बाजी को देखकर वो खुशी से बावला हो गया था। हमारे घराने को एक बार फिर बहुत बड़ी खुशी मिल गई थी। जोर की अजान सुनकर हमें वक्त गुजरने का एहसास हुआ। मैं और अबूजान मस्जिद की तरफ बढ़ गए। दोपहर को सेहन में साया उतरते ही मैंने पलवैशा को गोद में उठाया और उसी कमरे में ले जाकर सुला दिया जो जाने कब से अपने मकीन के लिए चश्म बरा था। सेज को देखकर वो एक बार फिर रोने लगी थी। पागल नहीं बनते गुड़िया, मैंने उसे हल्के से डांटा। रूमा ने उसके साथ बैठते हुए उसका हाथ थामा और पुरखुलूस लहजे में बोली, मेरी छोटी सी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रात को वो मुसर हुई कि मैं रोमा के साथ जाकर सो जाऊं। मैं इत्मीनान से बोला, एक दिन तुम्हारे साथ और एक दिन उसके साथ। वो कराही, मैं आपके किस काम की? गुड़िया बकवास की जरूरत नहीं है, समझी? उसे डांट कर मैं उसके साथ लेट गया। रात भर मैं उससे बातें करता रहा था। सुबह सवेरे मैं यूनिट जाने के इरादे से घर से निकल आया था। सरदार और बाकी दोस्तों को मिलकर मैंने पलवैशा की जिंदगी की खबर दी। तमाम हैरान रह गए थे। थोड़ी देर उनसे गपशप करके मैंने पलवैशा की सिक रिपोर्ट, फौज की फैमिली वगैरह के इलाज के लिए बनने वाला सरकारी फॉर्म बनवाई और वापसी की राह ली। रात को मैं रोमा के साथ था, मगर घंटा भर मेरे साथ गुजार कर वो पलवैशा के कमरे में घुस गई और बकिया रात उसके साथ गुजारी। एक दिन में वो पलवैशा के बहुत करीब आ गई थी। पलवैशा जरा चिड़चिड़ी और खफा खफा लगती थी, मगर रोमा बगैर नाक भूं चढ़ाए जबरदस्ती उसकी खिदमत में लगी रही। अब पलवैशा को संभालने वाले कहीं मौजूद थे। काबुल खान उसके साथ जितना भी मुखलस होता उसकी ऐसी खिदमत नहीं करवा सकता था। उसकी सगी माँ जो उस पर जान छिड़कती थी, पुप्पो जान जिसे उसने पहले ही दिन से अपनी साहिराना शख्सियत के जेरे असल कर लिया था, मुखलस रुमाना जो उसकी जिंदगी की खबर पाकर इतना ही खुश नजर आ रही थी जैसे पलवैशा उसकी सगी बहन ही तो हो, और फिर मैं खुद मेरे लिए वो सांस जितना ही अहम थी। अगले दिन मैंने अवैध से उसकी कार मांगी क्योंकि अब मुझे पलवैशा के साथ बार बार अस्पताल जाना पड़ता। पलवैशा के साथ अम्मी जान और फुप्पो भी चल पड़ी थी। रूमा ने भी साथ चलने की ख्वाहिश की, मगर मैंने उसे मना कर दिया कि घर में भी किसी की मौजूदगी तो जरूरी थी। MH रावलपिंडी इलाज की जदीद सहूलियात से मजीद अस्पताल है। अगले 1-2 हफ्ते पलवैशा के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। मुझे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन जब डॉक्टरों ने तमाम रिपोर्टें देखी तो नफ़ी में सर हिलाकर नाकामी का इजहार कर दिया। मेरे दिल में जैसे कोई चीज़ टूट गई थी। क्या मैं अपनी पलवैशा को कभी चलते हुए न देख पाता? क्या वो हमेशा मोहताजी की जिंदगी गुजारती रहती? क्या चारपाई उसका नसीब बन गई थी? मेरे चेहरे पर छाई मायूसी देखकर उसने सर झुकाया और उसकी प्यारी आंखों से पानी के कतरे टपकने लगे। मेरे दिल जैसे गम से भर गया था। घर जाकर मैंने उसे कमरे में लिटाया, लेकिन मेरे पास उसे तसल्ली देने के लिए कोई लफ्ज मौजूद नहीं था। रूमा साथ बैठकर उसकी दिलजोई में लग गई थी। मैं दिल गिरफ्तार सा घर से निकल आया। अवैस के पास जाकर मैं उसे अपना दुख सुनाने लगा। मैं अपनी पलवैशा की हालत पर रो रहा था। बातों बातों में वो कहने लगा, यार वैसे जरूरी तो नहीं कि पाकिस्तान में इलाज ना हो सके तो बाहर के डॉक्टर भी नाकाम हो जाएं। उसकी बात सुनकर एकदम मेरे दिमाग में जेनिफर की सूरत उभरी। अगले ही लम्हे में मोबाइल फोन निकाल कर उसका नंबर डायल कर रहा था। उस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। गोया अमेरिका में सुबह 7 बजे का वक्त होना था। दूसरी तीसरी घंटी पर जेनी की नींद में डूबी हुई आवाज आई, जी इतना सवेरे क्यों कॉल की? मैंने सबसे पहले उसके कानों में खुशखबरी अंढेली, जेनी जानती हो पलवैशा जिंदा है। क्या? कैसे? सच मुबारक हो। उसकी आवाज से गनूदगी गायब हो गई थी। हाँ जेनी, मगर उसके साथ पेश आने वाले हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी है। अब वो बैसाखियों के सहारे चलती है। यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टरों ने उसके इलाज से जवाब दे दिया है। उसने मुखलसाना मशवरा देने में एक लम्हा नहीं लगाया था। जी उसे अमेरिका ले आओ, मुझे उम्मीद है वो ठीक हो जाएगी। बल्कि ऐसा करो, तुम फौरन ही उसकी रिपोर्ट्स की तस्वीर बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं यहाँ माहिरीन से मशवरा करती हूँ। मैं बस 10 मिनट में तमाम रिपोर्ट्स की तस्वीर भेज देता हूँ। पुरजोश अंदाज में कहते हुए मैंने राब्ता मुनक़ता किया और घर की तरफ भाग पड़ा। अवैस मुझसे पूछता रह गया था कि मैंने अंग्रेजी में क्या गुटमुट की थी, मगर मेरे पास उसके सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं था। घर जाते ही मैंने मोबाइल फोन के कैमरे से तमाम रिपोर्ट्स की तस्वीर बनाई और जैनी को भेज दी।
अब मुझे उसके जवाब का इंतजार था। 2 दिनों बाद ही जेनी ने कॉल करके बता दिया कि डॉक्टर 100% तो नहीं, अलबत्ता काफी पुरुमीद है। बाकी हतमी फैसला वो एक्सरे रिपोर्ट्स और मरीज से मिलकर करेंगे। मैंने फौरन ही अमेरिका जाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले मरहले में तो मैंने यूनिट जाकर कमांडिंग ऑफिसर से मिलकर सारी सूरत हाल उनके सामने रख दी। पहले वाले कमांडिंग ऑफिसर मलिक इरफान साहब चले गए थे, उनकी जगह सेकंड इन कमांड वसीम साहब नए कमांडिंग ऑफिसर बने थे। मेरा मसला सुनते ही उन्होंने मेरी 2 माह और छुट्टी कर दी थी और उसके साथ ही उन्होंने कह दिया था कि अगर मजीद भी जरूरत हुई तो मुझे छुट्टी जरूर देंगे। पाक आर्मी में वैसे तो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी छुट्टी 2 माह की मिल सकती है, अलबत्ता किसी खुसूसी मामले में 6 महीने और साल तक भी कमांडिंग ऑफिसर अपने जवान को छुट्टी पर रख सकता है। परवेशा का पासपोर्ट बनवाने से पहले शनाख्ती कार्ड बनवाने का मरहला था, वो मुश्किल से अभी 18 साल की हुई थी। उस जमन में मेजर औरंगजेब साहब और वसीम साहब ने मेरी बड़ी मदद की थी। मैंने दोनों बीवियों की शनाख्ती कार्ड बनवा लिए थे। मेजर औरंगजेब साहब ने हंसते हुए कहा था, यार तुम्हें शादी करने के लिए पाकिस्तान में कोई लड़की नहीं मिली। उनकी बात वाकई हकीकत थी, क्योंकि रोमा का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से था, पलवैश वजीरिस्तान की थी, गुलगारे का ताल्लुक अफगानिस्तान से था और जेनिफर अमेरिकन थी। मैं मजाहिया अंदाज में बोला, सर एक शादी गांव से भी की थी जिसकी वजह से अब तक सर झुका हुआ है। उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, गलती उसकी थी, तुम्हारा सर क्यों झुका हुआ है। मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा, सर हमारे यहाँ औरत कि बहरा रवि मर्द के खाते में जाती है। जाने दो यार गुजरी बातों को, उसके बदले अल्लाह पाक ने तुम्हें 2 बीवियां दे दी हैं। यकीन मानो हम तो तरसते ही रहे हैं दूसरी शादी के लिए। मैंने मोबाइल फोन जेब से निकालते हुए कहा, मेरा ख्याल है तहमीना बाजी को कॉल करना पड़ेगी। ये देख रहे हो, उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, ऑफिसर मैं सिर्फ आप लोगों के लिए हूँ यार। और मैं मुस्कुराता हुआ उनके ऑफिस से बाहर आ गया। मेरी इन सारी कार्रवाइयों से पलवैशे नावाकिफ नहीं थी। गैर मुतवक्का तौर पर वो पुरस्कून हो गई थी। रोमा और उसकी खूब बन रही थी। रोमा के खलूस सामने उस हटधर्म ने हथियार डाल दिए थे। एक दिन में पलवैशा के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे रोमा से कश्मीरी जुबान में बात करते देख कर हैरान रह गया था। मुख्तलिफ जुबानों को सीखने की उसमें खास सलाहियत मौजूद थी। जब रोमा उर्दू में बात कर सकती है तो कश्मीरी सीखने की क्या जरूरत थी। मैं पलवैशा को छेड़े बिना नहीं रह पाया था। वो इत्मीनान से बोली, ताकि आपकी मौजूदगी में हम खुफिया बातें कर सके। अच्छा, मुझसे भी कुछ छुपाती हो। उसकी नाक की फनक को पकड़कर मैंने आहिस्ता से मरोड़ा। वो झट बोली, जी हाँ, बहुत सारी बातें, गंदी बच्ची। मैं उसके माथे पर झुक गया। यूं भी तमाम घर वाले बशमूल उसके छोटे भाई अदील के हर वक्त उसकी दिलजूई में लगे रहे थे। हकीकी मानों में वो घर भर की लाडली थी। इस जमन में रोमा तो हद ही अबूर कर जाती थी। चाहे सगी बहन भी पलवैशे की इतने नखरे बर्दाश्त न करती जो रोमा करती थी। लगता ही नहीं था कि वो सोखने हैं, और ऐसा रोमा के खलूस की वजह से मुमकिन हो पाया था, वरना पहले दिनों में पलवैशा उससे खींची खींची रहती थी। मैं एक दिन पलवैशा के साथ होता और दूसरे दिन रोमा के साथ, और अपनी बारी पर रोमा मेरे साथ घंटा डेढ़ बिताकर पलवैशा के कमरे में घुस जाती। उसके बाद रात भर वो गप्पे हाँकती या सगी बहनों की तरह इकट्ठे सो जाती थी। एक रात मैंने रोमा के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, जानती हो, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा दिल तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत है तो पहली ही बार तुम्हें शोहर से तलाक दिलवा कर साथ ले आया होता। वो दाद से बोली, झूठे अजनबी, झूठ बोलना कब छोड़ेंगे। मैं मुस्कुराया, अच्छा अब भी अजनबी हूँ। वो हठधर्मी से बोली, हमेशा रहेंगे। मैंने उसके पेट पर हाथ रखकर छेड़ा, जब जा जाएगा तब भी। वो मुझे चिढ़ाते हुए बोली, हाँ भूल गया है, जब मैंने पहली बार नाम पूछा था तो जनाब ने क्या फरमाया था कि आप मुझे अजनबी कह सकती हो। अब वही अजनबी कहूँगी। अगर मैं माजरत करूँ तो ये माजरत वगैरह अपने पास रहने दे, और मैं खफगी से नहीं कहती, ऐसा कहना मुझे अच्छा लगता है। हमेशा अजनबी के नाम से ही आपको सोचा है। करीब होकर उसने मेरे सीने पर सर रख दिया और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेशमी जुल्फों में हाथ फेरता रहा। शिनाख्ती कार्ड के बाद मैंने पलवैशा का पासपोर्ट बनवाया और अमेरिकन एम्बेसी में वीजे की दरख्वास्त दे दी। जेनी ने अपने ताल्लुकात बरोकार लाते हुए 2-3 दिन के अंदर हम दोनों का वीजा लगवा दिया था। यूं भी हम इलाज के सिलसिले में अमेरिका जा रहे थे, जिसकी वजह से कोई खास रुकावट सामने नहीं आई थी। एक दिन हम दोनों हवाई जहाज में बैठ रहे थे। तवील परवाज के बाद हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरे। जेनी अपने शोहर के हमरा मेरी मुंतजिर थी। शोहर की मौजूदगी को कोई खातर में न लाते हुए उसने गले से लगकर बेबाकी से मेरे दोनों गालों को चूमा और फिर पलवैशा की तरफ मुतवज्जा हो गई। मेरी बेबी कैसी है? उसने व्हील चेयर पर बैठी पलवैशा का चेहरा हाथों में भरकर माथे पर बोसा दिया। पलवैशा मासूमियत से बोली, सारी रिपोर्टें तो राजू ने भेज दी थी, अब तो वैसी ही हूँ। और जेनी खिलखिलाकर हंस दी। उसके शोहर को देखकर मैं हैरान रह गया था। उसने एक सियाह फार्म से शादी की थी। उसका नाम पाल क्लिफ्टन था। मेरे साथ मुआनका करते हुए उसने सरगोशी की, जिशान ब्रदर, शुक्रिया कि तुमने जेनी जैसी हसीना को मेरे लिए छोड़ दिया। वो अमरीकी था और उनकी तहजीब में ऐसी कोई भी रकीबाना जलन मौजूद नहीं है। अपनी बीवी का मुझसे लिपटना और मेरे बोसे लेना उसके लिए आम रोजमर्रा थी। उसे ये शर्म नहीं थी कि मैं उसकी बीवी का पुराना महबूब था, बल्कि वो इस बात पर
खुशी का इजहार कर रहा था कि मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को उसके लिए छोड़ दिया था। उसकी बेतकल्फी को देखते हुए मैंने भी वैसा ही अंदाज अपनाया था। वैसे इतने वसीम मुल्क में जैनी को तुम ही मिले हो। उसने बुलंद बांग कहका लगाया। जैनी कहती है मेरी शक्ल तुमसे मिलती जुलती है। जैनी, मैं जेनिफर की तरफ मुड़ा। अगर इसकी मुअख्खर जिक्र बात दुरुस्त है तो ये बात हमारी दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। पाल ने एक और कहका लगाया। जेनिफर नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, शक्ल की बात तो मैंने नहीं की थी। मैंने कहा था कि पाल तुम्हारी तरह झूठ बोलता है और उसका सबूत ये अभी झूठ बोल कर दे चुका है। मैं तुर्की बतुर्की बोला, झूठा होना बर्दाश्त कर लूंगा मगर ये शक्ल की मुमासलत वाली बात बिल्कुल भी कबूल नहीं है। वहां से हम उनकी रहायशगाह में पहुंचे। हमारी आमद का सुनते ही जैनी ने अपने फ्रिज वगैरह में चिकन, गाय और बकरे वगैरह का गोश्त भरवा लिया था। पाल वाकई ही उससे भी पुनः मुहब्बत करता था। अगली सुबह से हमारी डॉक्टरों के पास हमदोरफ्त शुरू हो गई थी। मेरे उस्ताद कर्नल जेम्स मैथोनी भी अफगान के महाज से उन्हीं दोनों लौटे थे। जेम्स साहब और जेनिफर ने हर कदम पर मेरी मदद की थी। उनके ताल्लुकात मेरे बहुत काम आए थे। इस मामले में पाल भी पीछे नहीं रहा था। न्यूयॉर्क में रहाइश का मसला यूं भी जैनी की वजह से हल हो गया था। जहां मेरे 10 रुपए खर्च होते वहां उन लोगों की वजह से 5 ही से काम निपट गया था। पैसों की मेरे पास कमी नहीं थी। $1,00,000 तो अमरीकियों के दिए हुए मेरे अकाउंट में मौजूद थे। पलवैसा के इलाज के लिए तो मैं अपनी तमाम जायदाद भी बेच सकता था। अपनी जान गिरवी रख कर भी उसका इलाज करवा सकता था। इब्तदाई रिपोर्ट्स देखते ही डॉक्टरों ने मुझे उम्मीद दिला दी थी और अमेरिका पहुंचते हुए हमें महीना होने वाला था। जब पलवैसा की कमर का ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन डॉक्टरों के एक पैनल ने किया था। उसमें आर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, LS स्पाइन वगैरह के माहिर मौजूद थे। तिब के मुतल्लिक मैं ना तो इतनी टेक्निकल बातें ज्यादा जानता हूँ और ना उनके दर्ज ना करने से कहानी में कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा ये बातें नाजरीन की अक्सरियत को बोर कर देंगी। इसलिए मैं इलाज की तफसील से पहलू तही करूंगा। ऑपरेशन के मुतल्लिक मैंने घर बात करके भी बता दिया था। तमाम मसरूफे दुआ हो गए थे। न जाने क्यों मुझे रूमा की दुआओं पर सबसे ज्यादा भरोसा था। उसे मैंने खसूसी तौर पर दुआ मांगने की ताकीद की थी। ऑपरेशन काफी देर जारी रहा था। इस दौरान मैं मुसलसल ही ऑपरेशन थिएटर के सामने टहलता रहा। जैनी और पाल भी मेरे साथ ही मौजूद थे। मुझे मालूम था कि जैनी ने वापस नहीं जाना था। उस वजह से उसकी बजाय मैंने पाल को कहा, मेरा ख्याल है आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पागल तो नहीं हूँ जो तुम्हें जैनी के साथ अकेला छोड़कर चला जाऊं। वो माहौल वगैरह देखे बगैर हर वक्त ऐसे ही मजाक करता रहता था। क्या मुझ पर एतबार नहीं है? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, है मगर जैनी पर नहीं है। जैनी तपते हुए बोली, अगर तुम अगले 1 मिनट में गायब न हुए तो मैं सच में जी के साथ किसी कमरे में बंद हो जाऊंगी। पाल फौरन ही कान दबाते हुए वहां से भाग पड़ा। जैनी मुस्कुराते हुए जेरे लब बोली, गधा। मुझे भी हंसी आ गई थी और फिर अल्लाह के फजलो करम और तमाम की दुआओं से पलवैशे का कामयाब ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने पलवैशा को 15 दिन तो मुकम्मल तौर पर बेड पर लेटने का हुक्म दिया था। इस दौरान उसकी दुआओं और दूसरी जरूरियात का मैंने हर लम्हा ख्याल रखा था। कभी कभी वो मेरा हाथ थाम कर आंखों से लगाकर उस पर अपने याकूती लब रख कर रो पड़ती और मैं उसे बहलाने लग जाता। 15 दिन बाद डॉक्टर की हदायत पर परवैशा ने डरते डरते बेड से उठने की कोशिश की और फिर मेरा सहारा लेकर खड़ी होगी। उस लम्हे उसके चेहरे पर मुझे वैसी ही खुशी नजर आई थी जब मुझसे निकाह करते वक्त उसके चेहरे से छलक रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 कदम लेकर उसने मेरे गले में बाहें डालकर रोना शुरू कर दिया। उसका सर सहलाते हुए मैंने प्यार भरे लहजे में कहा था ना, मेरी गुड़िया अल्लाह पाक के हुक्म से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने मुझसे मुसाफा करके मुबारकबाद दी। मेरे बाद जैनी ने पलवैशे को गले से लगाकर बहुत सा प्यार किया था। पलवैशा ने फौरन ही घर का फोन नंबर मिलाकर तमाम को यह खुशखबरी सुनाई थी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई थी कि उसकी काल अम्मी जान ने वसूल की थी और उन्हें यह खबर बताने के बजाय उसने सबसे पहले रुमाना से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी और सबसे पहले रुमाना को ही यह खुशखबरी सुनाई थी। रात को मेरे बाजू पर सर रख कर वो होले से बोली, राजू जानते हो ऑपरेशन से पहले मैंने क्या दुआ मांगी थी? बताओ जरा। मैंने दिलचस्पी जाहिर की। मैंने कहा, या अल्लाह पाक, अगर मैं ठीक हो गई तो रूमी बाजी को हमेशा सुपू गुमाए जितना प्यार करूंगी। और देख लो, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली। रुमाना को सिर्फ मैं रूमा कहता था, बाकी तमाम उसे रूमी कहकर बुलाते थे, तो इसीलिए सबसे पहले उसी को ये खुशखबरी सुनाई है। उसने इस बात में सर हिला दिया। तो अब क्या इरादा है? वो पुरअज़म लहजे में बोली, उनकी हर बात मानूंगी, जो कहेगी अमल करूंगी। अगले 3 माह भी हम अमेरिका में ही रहे थे क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी कई मराहिल बकाया थे और फिर एक दिन डॉक्टर्स ने हमें वापसी की इजाजत दे दी थी। पलवैशी अब बड़ी हद तक ठीक ठाक थी।
अब उसे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं रही थी। डॉक्टरों ने साल भर के लिए उसे वजन उठाने, भागने, दौड़ने और मुशक्कत वाले कामों से मना किया था। उनके मुताबिक अगले चंद माह में पलवैशा ने बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाना था और उसके बाद उसे किसी परहेज की जरूरत नहीं थी। रात के खाने पर जैनी मुझे उदास नजर आई। मैंने खलूस से दिल से मियाँ बीवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि उनका वह एहसान भुलाए जाने के काबिल नहीं है। पाल संजीदगी से बोला, अगर मेरा जरा सा भी एहसान समझते हो तो इसका बदला चुकाते हुए जाना। कैसे? हर वक्त मजाक करने वाले पाल का संजीदा लहजा मुझे काफी अजीब लगा था। एक तो जैनी को कह दो कि अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर तुम्हारी तस्वीर हटाकर मेरी तस्वीर लगा दे। दूसरा, मुझे एक बेबी चाहिए जबकि मोहतरमा ने 5 साल बाद की तारीख दे रखी है। तीसरा, ये दोस्तों की महफिल में तुम्हारी तारीफ नहीं करेगी। चौथा, नौकरी छोड़कर मेरी कंपनी ज्वाइन करेगी। और आखिरी, इसके बाद मुझे तलाक देने की बिल्कुल धमकी नहीं देगी। उसने संजीदा लहजे में फुलझड़ियां छोड़ी। पलवैशे के मुंह से कह के उबल पड़े थे, जबकि जैनी पाल को गुस्से से घूरने लगी। ये देखो, जैनी ने अपना मोबाइल फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया जिस पर पाल की मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आ रही थी। मैंने मोबाइल फोन की स्क्रीन पाल की जानब सीधी की। ये क्या है ब्रादर? वो फौरन बोला, यकीनन इसने अभी लगाई है। मैंने कहा, चलें, एक बात तो पूरी हो गई ना। हाँ, मगर ये ना हो कि इधर तुम लोग जहाज में बैठो और इधर मेरी तस्वीर भाप की तरह इस स्क्रीन से उड़ जाए। मैं जैनी को मुखातब हुआ, जी नौकरी वाली बात तो तुम जरूर मानोगी। जैनी ने मुंह बनाया, मैं कर्नल बनने वाली हूँ। पाल फौरन बोला, जितनी तनख्वाह आर्मी से लेती हो उससे दुगनी दूंगा। पाल खुद बहुत बड़े बिजनेस का मालिक था, उसके बावजूद वो मुझे घर में अक्सर खुद काम करता नजर आता। ठीक है। गैर मुतवक्का तौर पर जैनी ने हामी भर ली थी। पाल ने नारा बुलंद किया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है काफी हो गया। पाल जल्दी से बोला, बेबी वाली बात। उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए जैनी मुझे मुखातिब हुई, वैसे तुम्हारे मजहब में एक मर्द 4 शादियां कर सकता है और तुमने सिर्फ 2 की हैं। ये कहते ही वो पलवैशा को बोली, क्या ख्याल है पलवैशा, मुझे बर्दाश्त कर लोगी? पलवैशा मुस्कुराई, अब तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पाल फौरन ही पलवैशा को मुखातिब हुआ, देखो छोटी लड़की, काला हो या गोरा, भाई भाई होता है। जैनी अचानक हथियार डालते हुए बोली, अच्छा सारी शर्तें मंजूर हैं अगर जी और पलवैशा हमारे साथ 1 हफ्ता और गुजार ले। एकदम मुझे महसूस हो गया कि वो तमाम मंसूबा उन्होंने हमें चंद रोज रोकने के लिए बनाया था और पाल ये जानते हुए भी कि जैनी मुझसे मोहब्बत करती है, इस मंसूबे में बीवी का हामी बन गया था। मैंने पलवैशा की जानब देखा, उसे घर जाने की बहुत जल्दी थी मगर जैनी की ख्वाहिश को नहीं ठुकरा सकी थी। मुंह बसोरते हुए बोली, आपने मुझे अमेरिका तो घुमाया ही नहीं है। पलवैशा जिंदाबाद। जैनी ने उसे बेसाख्ता बाहों में भर लिया था। अगला हफ्ता भी हमने उन मुखलस मियाँ बीवी के साथ गुजारा। हमारी वापसी के टिकट भी उन्होंने कराए थे और फिर एक दिन हम ताइफ से लदे पदे घर वापस लौटे। पलवैशा को अपने पांव पर चलते देखकर तमाम के चेहरे खुशी से गुलनार हो गए थे। वापस आकर मैंने चंद दिन घर गुजारना जरूरी समझे थे क्योंकि रुमाना मुझे खुशखबरी सुनाने वाली थी। उन्हीं दिनों गुलकारे की काल भी मौसूल हुई थी। पलवैशा के बारे जानकर वो खुशी से खिल उठी थी। उसे अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाजा था जिसका नाम उसने पलवैशा रखा था। मैं पलवैशा को उसकी कहानी सुना चुका था। पलवैशा से काल पर बात करके गुलकारे ने फौरन ही उसे घर आने की दावत दे दी थी। मजबूरन मुझे अगली छुट्टी पर गुलकारे के घर जाने का वादा करना पड़ा। अमेरिका से वापसी के 1 हफ्ते बाद मुझे अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से नवाजा जिसका नाम पलवैशा ने अब्दुल्ला रखा था। उसकी माँ से ज्यादा पलवैशा खुश थी। वो सिर्फ दूध पीने के लिए ही माँ के पास जाता, वरना हर वक्त पलवैशा ने उसे उठाया होता। पलवैशा के रुखसारों की सुर्खी लौटाई थी। उसका शहदाब जिस्म पहले से भी सेहतमंद हो गया था और लंबे बाल तो गोया हम हुए, तुम हुए, के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। ये मसदाक सब पर अपना जादू चलाते रहते थे। उसे अब तक बालों की मेंढियां बनाना नहीं आई थी। ये काम रूमा ही को करना पड़ता। उसके बालों में कंघी करके परांदा बांध देती। एक दिन मैंने पलवैशा के सामने ही रूमा को कहा कि तुम नौकर तो नहीं हो कि हर वक्त इसकी खिदमत में लगी रहती हो। अब ये बच्ची नहीं रही, इसे खुद ही अपने बाल बनाने चाहिए। पलवैशा बेपरवाही से बोली, तो क्या हुआ, मैं सर पर उस तरह फिरवा लूंगी। रुमाना उसे साथ लिपटाते हुए बोली, मेरी गुड़िया को जरूरत ही क्या है अपने काम करने की, इसकी रूमा बाजी मौजूद है ना। रुमाना को तमाम रूमी कहते थे, सिर्फ मैं उसे रूमा कहता था और वो भी मेरी नकल में खुद को रूमा ही कहा करती। सुन लिया, पलवैशा ने जुबान निकाल कर मुझे चिढ़ाया और मैं कान दबाकर खामोश हो गया। सरदार और मरियम भाभी लिजोना भी अब्दुल्ला की पैदाइश पर मेरे घर आए थे। मरियम अब अच्छी खासी उर्दू और पश्तो सीख गई थी। मेरे पूछने पर वो हंसते हुए बोली, जिशन भाई, पश्तो उर्दू इसलिए सीखना पड़ी कि सरदार की अंग्रेजी अब भी वैसी ही है। सरदार के बेटा सुल्तान खान ने अम्मा अब्बा कहना सीख लिया था। वो मरियम से बहुत ज्यादा मानूस था, बल्कि ऐसे जैसे वो उसकी सगी माँ ही तो हो। उसी रात रूमा मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कह रही थी, एक बात मानेंगे, पहले कभी ना की है। वो लिजाजत से बोली, एक कार खरीद लो ना, सच से बताओ ये तुम्हें किसने कहा है। मैंने नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी। वो साफ गोई से बोली, पलवैशा कह रही थी। तो वो खुद कहे ना, उसे शर्म आ रही है। कह रही थी कि पहले ही उसके इलाज पर इतना खर्चा आया है,
कार का सुनकर आप खफा न हो जाए। और उसकी रूमा बाजी ने कहा होगा कि वो फिक्र न करे, रूमा उसे कार खरीद कर जरूर देगी। हाँ कहा तो है, वो एकदम बिगड़ गई थी। मैं फौरन हार मानता हुआ बोला, ठीक है यार, लड़ती क्यों हो, अगर आप नहीं लेके देंगे तो मैं अब्बूजान से बात कर लूंगी। वो दोनों मेरे वालिद को अब्बूजान ही कहती थी। मैंने कहा तो है ले दूंगा। झूठा अजनबी, मुंह बनाते हुए उसने मेरे कंधे पर सर रख दिया। दूसरे दिन मैंने अकेले में परवैशा के कान से पकड़ा, रूमा की कुछ होती सोती मुझे क्यों नहीं कहा कार के बारे। वो शरारती लहजे में बोली, आपको कहा तो था, भूल गया है शायद। भूला तो नहीं था, बस मौका ही नहीं मिल सका। बस रहने दे, उसने मुंह बनाया। क्या मुझ पर एतबार नहीं रहा? अपनी जान से बढ़कर एतबार है। वो संजीदा हो गई थी। जानती हूँ इस दुनिया में मुझसे बढ़कर आपको कोई अजीज नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ रूमी बाजी को इस घर में मुझसे ज्यादा अहमियत मिले। वो जितनी अच्छी है, जितनी मुखलिस है, अगर कभी उनका दिल जरा सा भी मलूल हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए उन्हें कहा कि आपसे बात करें, वरना राजू और मेरी कोई बात टाल जाए, यह भला कैसे मुमकिन है। मैंने उसे चिढ़ाया, बड़ा प्यार करती हो अपनी रूमी बाजी से, वो है ही इस काबिल कि उसे चाहा जाए। देखते नहीं, वो अम्मी जान से ज्यादा मेरा ख्याल रखती हैं। उन्हें देख कर लगता है सुपुगमाए बाजी अब तक जिंदा है। अच्छा, कल मैं वापस जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उसे ही ये खबर दे रहा था। वो लजाजत से बोली, आप नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते, यहीं पर कोई कारोबार शुरू करते। जानती हो मेरी तरबियत पर पाकिस्तान आर्मी ने कितना खर्चा किया है, और फिर अगर सारे मर्द ही वतन की हिफाजत को छोड़कर अपनी प्यारी प्यारी बीवियों की आगोश में लेट जाएं, तो एक दिन उनकी बीवियां हिंदुओं के बच्चे पैदा कर रही होंगी। वो नादम लहजे में बोली, मेरा मतलब ये नहीं था राजू, मैं तो बस आपसे दूर रहने का सोचकर घबरा रही हूँ। मैं फलसफियाना लहजे में बोला, यह घबराहट वतन के हर रखवाले की माँ, बहन, बेटी और बीवी की किस्मत में शामिल है। अच्छा, एक दिन और ठहर जाएं। उस हरधर्म ने आसान सी शर्त पेश की जो मैंने मान ली थी। अगले दिन मैं रूमा और पलवैशे को साथ लेकर एक शोरूम में पहुंचा और उनकी पसंद की कार खरीद ली। शहर से वापस आते हुए मैं अवैस की कार में था, जबकि वो दोनों नई गाड़ी में लौटी थी जिसे पलवैशे ड्राइव कर रही थी। एक बार पलवैशे ने कहा था कि वो अपनी कार चलाना चाहती है, और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब्दुल्ला की पैदाइश के एक हफ्ते बाद मैं कई खुशखबरियों के साथ यूनिट वापस लौटा था। तसव्वुर साहब, उस्ताद फ्याज, इलियास, शहजाद वगैरह ने मुझे मोहब्बत से खुशामदीद कहा था। सरदार अभी तक छुट्टी पर था। यूनिट में हफ्ता भर गुजारने के बाद एक दिन कमांडिंग अफीसर ने मुझे अपने दफ्तर में तलब किया। ज़ीशान कैसे हो? मुझे बैठने का इशारा करते हुए वो मेरा हाल पूछने लगे। मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, बिल्कुल ठीक हूँ सर। उसने मज़ाहिया अंदाज में कहा, कुछ ओहदादारान कह रहे हैं तवील छुट्टी ने तुम्हारी सलाहियतों को जंग लगा दिया है। मैं एतमाद से बोला, आप अभी टेस्ट लेकर जांच ले सर। आज सरदार खान की भी छुट्टी से वापसी है। मुझे लगा वो मौजू तब्दील कर रहे हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया। जी सर। उमानी के लहजे में बोले, यकीनन तुम अपने साथ उसी को ले जाना चाहोगे। मैं समझा नहीं सर। मैंने हैरानी जाहिर की। उन्होंने इत्मीनान भरे अंदाज में वजाहत की, सुना है अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने वाली यूनिटों को दहशतगर्दों के स्नाइपर्स का बहुत खतरा है। खासकर इंडियन स्नाइपर्स दहशतगर्दों का हर अव्वल बने हुए हैं। मेरे लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और मेरे दाएं कंधे में खुजली सी होने लगी। यकीनन रेंज मास्टर के बट का जाना पहचाना लम्स मेरे कंधे को याद कर रहा था। मैंने बेजाख्ता पूछा, कब जाना होगा सर? वसीम साहब बोले, परसों। मैंने नफी में सर हिला दिया। कल का दिन हम रास्ते में गुजारना पसंद करेंगे। वसीम साहब ने कहका लगाया, इसका मतलब है ओहदेदारान के अंदेशे गलत हैं। उनकी मुस्कुराहट को इजाजत पर महमूल जानते हुए मैंने कहा, शुक्रिया सर। हमने काफी आराम कर लिया था और मादरे वतन हमें दोबारा अपनी खिदमत के लिए बुला रही थी। यकीनन इस मिट्टी का हम पर बहुत ज्यादा कर्ज है, और जब तक मेरी जान में खून का एक कतरा बाकी है, मैं इस फर्ज से आंखें नहीं चुरा सकता। बकौल शायर, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, हमेशा जारी रहती हैं। शायद फिर कभी आप लोगों के सामने इसके बाद के वाकयात सुनाने का मौका मिले। यह भी मुमकिन है कि जिंदगी मौका ना दे, लेकिन मेरे आपके खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौत तो अटल हकीकत है। अलबत्ता इस अर्ज़े वतन को क़यामत की सुबह तक यूं ही कायम व दायम रहना है, और यह तभी मुमकिन होगा जब हम में मादरे वतन पर कुर्बान होने का जज्बा और हौसला मौजूद रहेगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।